गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या सब्जेक्ट चल रहा था हमारा? कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड। ठीक है, जिसमें आज हमारे कल थर्ड चैप्टर फिनिश हो गया था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 एंड यूनिट 4। ठीक है, ये क्या है? साझेदारी अधिनियम, मतलब पार्टनरशिप। इसके बारे में 4 जो यूनिट है हमारी, 4 चैप्टर, वो क्या है? साझेदारी अधिनियम, मतलब पार्टनरशिप क्या है। ठीक है, तो इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा कि साझेदारी की परिभाषा दीजिए तथा उसके आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो जो आज हम जिसके लिए डिस्कशन करेंगे वो क्या है? डिफाइन partnership and state the elements of पार्टनरशिप। ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा है? साझेदारी की परिभाषा क्या है तथा इसके आवश्यक तत्व का उल्लेख कीजिए। ओके, तो साझेदारी की परिभाषा क्या है? अब हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन पढ़ेंगे। किसकी? पार्टनरशिप की। किसकी पढ़ेंगे? पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप क्या है? ओके, तो सबसे पहले साझेदारी की परिभाषा विभिन्न देशों के लिए विधिवेताओं ने विभिन्न रूप से की है। इसमें से निम्नलिखित परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट केंट महोदय। किसने कहा? इसकी जो डेफिनेशन है किसने बोली? नंबर फर्स्ट केंट महोदय। केंट महोदय ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि पार्टनरशिप इज ए कॉन्ट्रैक्ट to place their money effect and all of them in
lawful or business and to divide the profit and bear the loss in certain ठीक है। तो जो किसने बोला था ये हमारी पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो सबसे पहले कैंट ने बोली थी। क्या बोली? पार्टनरशिप इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टू और मोर कंप्लीट पर्सन टू प्लेस देयर मनी इफेक्ट एंड स्किल आर सम और ऑल द देम इन लॉफुल। ठीक है, इसमें बिजनेस एंड टू डिवाइड द प्रॉफिट एंड वियर एंड लॉस इन कर्टेन, मतलब लॉस भी हो रहा है और प्रॉफिट भी हो रहा है, मतलब एज अ साझेदारी है किस किस की? बिजनेस की। ठीक है, तो इसको हिंदी में समझते हैं। हिंदी में क्या बोला? साझेदारी दो या अधिक सक्षम व्यक्तियों के बीच की गई एक ऐसी संविदा है जिसके द्वारा वह अपनी कुछ या समस्त संपत्ति, श्रम, कौशल आदि को वैध, वाणिज्यिक या कारोबार में लगाने और उससे उत्पन्न हानि या लाभ को किसी अनुपात में बांटने के लिए सहमत हुए हैं। ठीक है, ये किसने बोला था? कैंट ने। किसके लिए सहमत हुए हैं? किसी चीज को बांटने के लिए, जैसे लाभ या हानि के। ओके, ये कैंट ने पार्टनरशिप की अपनी लैंग्वेज में बोला। अब आता है पोलक। पोलक ने अपनी लैंग्वेज में क्या बोला पार्टनरशिप की डेफिनेशन को? ओके, अब आता है नेक्स्ट। किसने बोला? पोलक ने। पोलक ने क्या बोला? नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। पोलक ठीक है, ये पोलक ने कहा। पोलक क्या कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन which subsists between person who have agreed that to share the profit and business on by all or any of them on behalf all of the them। पोलक ने अपने वर्णों में कहा कि साझेदारी ऐसे व्यक्तियों के बीच का वह संबंध है जिन्होंने सबके द्वारा यह या उनमें से किसी के द्वारा सबकी ओर से किए जाने वाले कारोबार के लाभ अंश पाने का करार किया है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट किम्बल के अनुसार बोला गया, हैन के अनुसार बोला गया। नेक्स्ट है थर्ड किम्बल एंड नेक्स्ट फोर्थ है, ठीक है। किम्बल के अनुसार क्या बोला गया कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह है जिन्होंने किसी विशेष व्यवसाय को करने के उद्देश्य से पूंजी लगाई है। नेक्स्ट किसने बोला, ये किम्बल ने। नेक्स्ट हैन ने क्या बोला कि साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों में जो अनुबंध करने की क्षमता रखते हों परस्पर एक प्रतिज्ञा जिसके अनुसार वे लाभ हेतु साझेदारी की परिभाषा इस प्रकार की गई है, ठीक है। अब आता है भारतीय साझेदारी अधिनियम की सेक्शन 4 के बारे में, ठीक है। मतलब सेक्शन 4 के बारे में पढ़ेंगे अब हम कि क्या है। ठीक है। अब आता है भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा कितनी 4 क्या कहती है। अब सेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन 4 कहता है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय से लाभों में हिस्सा पाने का करार किया है जिसे वे सब चलाते हैं या उन सब की ओर से काम करने वाला कोई एक व्यक्ति उसे चलाता है। वे लोग जिन्होंने एक दूसरे के साथ साझेदारी में प्रवेश किया है व्यक्तिगत रूप से फर्म कहलाता है और जिस नाम से व्यापार करते हैं फर्म नाम कहलाता है। इस प्रकार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसायों के लाभों में हिस्सा पाने का करार किया है जिसे या तो वे सब चलाते हैं या उन सब की ओर से एक व्यक्ति चलाता है। फर्म का प्रत्येक साझेदार उसका मालिक तथा अभिकर्ता दोनों ही होता है और उनमें से प्रत्येक सबकी ओर से कार्य करता है। साझेदारी फर्म का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है। यह भागीदारी एक संघ है। सदस्यों में अलग एक इकाई के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। केवल आयकर अधिनियम के विनिर्दिष्ट उपबंधों के कारण आयकर के विनिर्दिष्ट प्रायोजन के लिए भागीदार का एक पृथक व्यक्ति तत्व स्वीकार किया गया है। साझेदारी साझेदारों का एक संघ होता है जो कारोबार कहलाता है। ठीक है। अब आते हैं इसके आवश्यक तत्व। किसके? पार्टनरशिप के आवश्यक तत्व क्या हैं? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब आते हैं इसके एलिमेंट्स। इसके आवश्यक तत्व क्या हैं? किसके? पार्टनरशिप के। ठीक है। इसमें ये कौन से
सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है? नंबर फर्स्ट क्या है? संबंधित व्यक्ति किसी व्यवसाय का संचालन कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है उस व्यवसाय को चलाने के लिए व्यक्तियों के बीच करार होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है करार उस व्यवसाय के लाभों बांटने के किया देखिए, इसके जो आवश्यक तत्व हैं वो क्या हैं? किसमें? सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग संबंधित व्यक्ति किसी व्यवसाय का संचालन कर रहा हो। ओके, नेक्स्ट उस व्यवसाय को चलाने के लिए व्यक्तियों के बीच करार होना चाहिए। नेक्स्ट है करार उस व्यवसाय के लाभों का हिस्सा बांटने के लिए किया गया होगा। वह व्यवसाय उन सब व्यक्तियों द्वारा या उनमें से किसी व्यक्ति द्वारा सबके कार्य करते हुए चलाया जाना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब क्या है, इसको नंबर बाय नंबर हम पढ़ते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्या है? साझेदारी का गठन व्यवसाय संचालन के लिए किया जाता है। अतः साझेदारी के लिए
यह आवश्यक है कि व्यवसाय का अस्तित्व है। व्यापार के अंतर्गत प्रत्येक वाणिज्य, वृत्ति तथा पेशा सम्मिलित है। यदि 3 वकील आपस में ऐसा करार करें कि वे मिलकर वकालत करें तथा जो आय होगी उसे आपस में बांट लेंगे तो यह व्यवसाय माना जा सकता है। नेक्स्ट, उस व्यवसाय के चलाने के लिए व्यक्तियों के बीच करार होना चाहिए। मतलब साझेदारी का दूसरा आवश्यक तत्व यह है कि उस व्यवसाय को चलाने के लिए व्यक्तियों के बीच करार होना चाहिए। वास्तव में साझेदारी का जन्म करार द्वारा होता है। करार के अभाव में साझेदारी का कोई अस्तित्व नहीं रहता। साझेदारी अधिनियम की धारा 5 में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि साझेदारी का निर्माण संविदा द्वारा होता है, न कि स्थिति द्वारा। साझेदारी का यही एक आवश्यक गुण है जो कि साझेदारी तथा संयुक्त हिंदू परिवार एवं स्वयं स्वामित्व मतलब को ओनरशिप के मध्य विभेद स्थापित करता है। संक्षेप में साझेदारी का आवश्यक तत्व करार है, और जहां कारोबार करने का करार अस्तित्व में नहीं है वहां संपत्ति में संयुक्त हित होते हुए भी भागीदारी का सर्जन नहीं होता है। नेक्स्ट, इसमें एक केस है सेकंड वाले में। इसमें केस है डिप्टी कमिश्नर सेल्स टैक्स वर्सेस मैसर्स के ये एक केस दिया हुआ है, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या है कि इस केस में क्या बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि साझेदारों का संबंध उनके मध्य करार पर आधारित होता है। अतः साझेदारी तथा फर्म का आधार साझेदारी करार है। साझेदारी का स्रोत साझेदारी करार होता है। यह अन्य तत्वों को अभिव्यक्ति करता है। यह कहा जा सकता है कि साझेदारी करार साझेदारियों को उत्पन्न कराता है तथा उसके संबंध को परिभाषित करता है। अतः यह फर्म का अभिज्ञान या पहचान कराता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, करार उस व्यवसाय के लाभों के हिस्सा बांटने के लिए किया गया हो। तो साझेदारी का तीसरा आवश्यक तत्व है व्यवसाय में हुए लाभ के बंटवारे के लिए करार। साझेदारी के लिए यह आवश्यक है कि व्यवसाय का संचालन लाभ कमाने के लिए किया जाए तथा साझेदार आपस में ऐसे व्यवसाय के हुए लाभों को बांटने के लिए सहमत हो। साझेदारी के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि उन्होंने व्यापार करने और मुनाफा के परस्पर हिस्सा लेने का करार किया है। मतलब उनको जो मुनाफा मिल रहा है उसके बीच में उन्होंने क्या किया है, एक एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वह व्यवसाय उन सब व्यक्तियों द्वारा या उनमें से किसी व्यक्ति द्वारा सबके कार्य करते हुए चलाया जाना। साझेदारी की स्थापित करने को चौथी अंतिम शर्त यह है कि प्रत्येक साझेदारी को फर्म की ओर से कारोबार चलाने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक साझेदारी फर्म का अभिकर्ता भी होता है तथा मालिक भी। अतः साझेदारी में व्यवसाय उन सब व्यक्तियों द्वारा सबके लिए कार्य करते हुए चलाया जा सकता है। साझेदारी को परिभाषा में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि व्यापार सभी साझेदारों द्वारा संचालित हो जाता है या सबकी तरफ से कार्य करते हुए किसी एक के द्वारा संचालित किया जा सकता है। तो ये क्या है, एक पार्टनरशिप की डेफिनेशन और उसका उदाहरण।
एंड उसके आवश्यक तत्व। ठीक है, ये सब बताए गए हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बट आप जब तक अपने नोट्स एंड डॉक्यूमेंट्स अपने साथ नहीं रखेंगे आप नहीं समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मैं आपको एक डेफिनेशन शॉर्ट नोट्स समझाती हूँ। साझेदारी और इच्छा मतलब पार्टनरशिप एट विल। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट क्या है हमारा पार्टनरशिप एट विल क्या है। ठीक है, मतलब कि इच्छा पर साझेदारी क्या होती है। यह है भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 7 सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। ओके, तो जहां साझेदारी के बीच अपनी साझेदारी को अस्तित्व विधि या समाप्ति के बारे में संविदा के द्वारा कोई उपबंध न किया गया हो, वहां साझेदारी इच्छा पर साझेदारी होती है। जैसे नंबर फर्स्ट, जहां पर साझेदारी की कला विधि के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट, जहां साझेदारी के पर्यावसन के लिए कोई उपबंध नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट, इच्छाधीन साझेदारी में प्रत्येक साझेदारी को जब वह चाहे अन्य साझेदारी को निवृत्त के आशय की सूचना देकर साझेदारी से अलग होने का अधिकार होता है। अधिनियम की धारा 43 के अनुसार इच्छा पर साझेदारी किसी साझेदारी द्वारा अन्य सब साझेदारियों को फर्म भंग कर देने के अपने आशय की लिखित सूचना दिए जाने पर फर्म भंग कर दी जाती है। फर्म उस तारीख से समाप्त हो जाएगी जो तारीख सूचना में समाप्ति के लिए निश्चित है, और यदि कोई तारीख निश्चित नहीं है तो सूचना के संशोधित होने की तिथि से समाप्त हुई मानी जाएगी। कोई साझेदारी इच्छा पर है या नहीं, यह साझेदारी में विलेख ही जाहिर होता है। ठीक है, अब इसमें एक केस है। इसका जो केस है वो क्या है, त्यागराजन वर्सेस मुथप्पा ठीक है। के मामले में दो साझेदारों ने यह करार किया था कि बारी बारी से प्रत्येक साझेदार 4 वर्ष के लिए मिलों के प्रबंध अभिकर्ता का कार्य करेंगे। करार में यह भी शर्त थी कि यदि कोई साझेदार अपना अधिकार छोड़ता है तो वह दूसरे साझेदार को ही सौंपेगा, अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय का अंतरण नहीं करेगा। साझेदारों के उत्तराधिकार भी इस शर्त को मानने को बाध्य होंगे। यह अभी निर्धारित किया गया कि उक्त साझेदारी इच्छाधीन साझेदारी नहीं थी, बल्कि वह एक निश्चित अवधि तक चलने वाली साझेदारी थी। जहां पर इच्छा पर साझेदारी की स्थापना की गई, वहां पर कोई भी साझेदारी जब कभी वह उचित समझे दूसरे सब साझेदारों को अपने इरादे की लिखित सूचना देकर साझेदारी समाप्त कर सकता है। ऐसी अवस्था में सूचना में लिखित तिथि से साझेदारी का विघटन हो जाता है। अगर किसी तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है तो सूचना प्राप्त करने की तारीख से साझेदारी समाप्त हुई मानी जाएगी। तो ये सेक्शन किस में आ रहा था, सेक्शन 7 में। और ये जो हमने पढ़ा था
इसके पार्टनरशिप के एलिमेंट्स वगैरह, एलिमेंट्स, पार्टनरशिप की परिभाषा और इसके एलिमेंट्स किसमें, सेक्शन 4 में। और ये हमने पार्टनरशिप की ये जो इच्छा पर साझेदारी पढ़ी है वो सेक्शन 7 में। ठीक है, तो आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के जो लेक्चर था वो हमारे इसमें पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट का जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको नेचर समझाऊंगी, पार्टनरशिप के नेचर क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, किसका, पार्टनरशिप का नेचर। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और आप लोग अपने साथ अपने नोट्स भी ले लीजिएगा, जो भी क्वेरी हैं आप कॉलेज आके डिस्कशन कीजिएगा। ओके, थैंक यू।